बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? तबीयत ठीक है सबकी? तो मैं हूँ आपका होस्ट आईसीएमई की तरफ से। तो आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ख़त्म कर देंगे, जो हमारा सिलेबस है कंपनीज एक्ट का। ठीक है। कल वाले लेक्चर की स्लाइड और ओ यार, मैं ना जब लेक्चर ख़त्म होता है ना तो इतना थक जाता हूँ, मैं लैपटॉप बंद करने की करता हूँ। तो आज इंशाल्लाह मैं ऐसा नहीं करूँगा। सही है। तो 1.5 घंटा बोलना होता है, बंदा मशीन तो नहीं है ना, बोल ही जाता है। तो ऑनलाइन पढ़ाना यार बड़ा ही टफ काम है। क्लास में हो ना, बंदा चल फिर के पानी पी के पढ़ा लेता है। यहाँ तो मैं 1 सेकंड चुप करूँगा, आगे से बोलेंगे ओए आवाज़ नहीं आ रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो यार जान अजाब में फंसी होती है, लेकिन आपकी जान को सुकून है, आप तो सुकून से सुन रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं ऐसा नहीं करूँगा। पढ़ाने के बाद फ़ौरन बात मैंने लिख लिया, अपने पास नोट कर लिया कि तुम्हें स्लाइड्स भेजूँगा। तो यार इस पूरे सेशन के अंदर मेरी कोशिश रही है बच्चों को वो सिखाया जाए जो कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको मदद मिले, वो सारी बुक्स से आज़ाद हो जाएं। मैंने कभी नहीं किसी बच्चे को कहा कि यार तुमने फ़लाँ ऑथर की बुक पढ़नी है। मुझे जिस बच्चे ने भी कहा ना हमने सर बुक लेनी, मैं कहता यार बच्चे पैसे क्यों ज़ाया करते, तुम इस काबिल खुद बनो, क्योंकि हमारे खून में है ये लॉ। हम ऐसे अकाउंटेंट हैं, हमारे खून में ये लॉ है, और खून के बगैर बंदा फारिग होता है। तो इंशाल्लाह आज मैं तुम्हारे सामने एक्ट भी खोल लूँगा। ठीक है। तो आज मैंने, मेरी कोशिश रही है मेरी स्लाइड्स में तकरीबन तकरीबन वही डाटा हो जो कि एक्ट में है। तो अगर तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई है तो इंशाल्लाह इसके बाद जैसे ही कोई बिजनेस का एक्ट आया करेगा ना, तुम उसको फर फर पढ़ के उसको साइड पे मारोगे, यार इसमें ये बात है। ठीक है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को बुक से आज़ादी दिलाई है। बुक जो होती है, इसके बाद तुम अपनी बुक भी लिख सकते हो। तुम लोग अपनी बुक भी लिख सकते हो लॉ के ऊपर। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है ना, तो तुम इसको आसान करके अपनी किताब बना के मुझे दे देना, मैं आगे बेच दूंगा, फिर मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है। तो चलो आज इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारा जो आगे है ना परसेंटेज सिलेबस का, फिर मैं उसमें गाइड भी करूँगा तुम्हें कि पेपर कहाँ से कितना आना है। तो इस लॉ में, कंपनीज एक्ट में आपने उतनी ही जो है फोकस रखना है जितना मैंने प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें बताया था कि यार यहाँ से ये उठा लेना, बाकी जो है उसको बस अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है। तो कोई बच्चा भी जब ऑनलाइन पेपर होगा तो कोई क्वेश्चन मिस करके ना आए, सारे क्वेश्चन बता के आए उसको। मुझे पक्का यकीन है, अल्लाह का शुक्र है कि यार जिस बच्चे ने सारे लेक्चर सुने हैं ना, वो कुछ ना कुछ तो लिख के आएगा। आजकल तो व्हाट्सएप ने हमारी इंग्लिश ही इतनी बना दी है कि हमें कोई पानी भी मांगे ना तो हम उसको इंग्लिश में ही जवाब देते हैं, नो आई एम बिजी। ठीक है। तो इंग्लिश हो गई है अच्छी हमारी, हमें लॉ का मसला था, अब वो हमें आ गया। तो आज हम इसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। हमारे लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटेड कंपनीज का जाल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यार देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहाँ पे लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर होता है। मैंने तुम्हें बताया था फिडुशियरी ट्रस्ट होता है डायरेक्टर के ऊपर, ऐसा ट्रस्ट जो कि आप अपने वालदैन पे भी नहीं करते। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने पैसे पकड़ा देते हो कि यार ये लो हमारे पैसे, और उस काम के लिए ये पैसे लगा दो जैसा कि तुमने लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो हो सकता है डायरेक्टर कन्नी खा जाए, कहते हैं ना यार तुम कन्नी खा रहे हो इस मामले में, तुम सही फैसला नहीं कर रहे, तुम अपने रिश्तेदारों की फेवर में हो, है ना। तो हो सकता है एक कंपनी दूसरी कंपनी से परचेज करे, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करे। तो हो सकता है एक जगह एक डायरेक्टर बैठा हुआ है, अगली कंपनी में उसकी वाइफ बैठी हुई है, और वाइफ इसे आंखें दिखा रही है तू चलते सही कार। ठीक है। तो हो सकता है डायरेक्टर कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग कर जाए जो कि अगली कंपनी की बेनिफिशियल हो, अगली कंपनी के लिए बेनिफिट हो और इस कंपनी के लिए नुकसानदा हो। तो इसलिए जो है ना, लॉ ने डायरेक्टर की डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल किया है।
इसकी डिसीजन मेकिंग को अनबाइज्ड किया है। कहता है जी आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसे रिश्ते और ऐसे नेटवर्क के ज़रिए एसोसिएशन बनती है। फिर अगर एसोसिएटेड कंपनी है तो ये भी सेक्शन, रिलेटेड पार्टी का भी सेक्शन, फिर वो नोटिस जो है इंटरेस्टेड डायरेक्टर नोटिस है उनका सेक्शन, फिर उसके बाद यार वो भी था हमने पढ़ा कि प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेगा, और अगर ये मामला लिस्टेड कंपनी का है तो डायरेक्टर हमने पढ़ा था कि कोरम का हिस्सा ही नहीं बनेगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा है, सही है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में सबका पेपर पास होगा इंशाल्लाह। तो चलो आगे चलते हैं, अब अपने जो इख्तिताम की तरफ चलते हैं इस सेक्शन के, इस एक्ट के। तो मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। अच्छा, ऊपर बताएगा कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, देखो एसोसिएटेड कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो कल हमने तरीका पढ़ लिया था कि किस किस वे से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किन किन तरीक़ों से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किन किन तरीक़ों से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सारे तरीके उसने समझा दिए थे कि आप ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएं जब भी एसोसिएटेड कंपनी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करनी। फिर उसके ना उसने हमें बताया था कि यार इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगली कंपनी के इक्विटी शेयर्स, अगली कंपनी को लोन, एडवांस, गारंटी या वट एवर कहता है, जो भी आप एक्सपेंड करें, कोई भी फेवर दें, उसको ये इन्वेस्टमेंट गिनेगा। लेकिन उसने कहा इन्वेस्टमेंट में ये नहीं शामिल होता कि आप उसके साथ नॉर्मल वे में ट्रीट करें, आप उसके साथ आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन करें और आप उसके साथ वैसा ही सलूक करें जैसे अपने कस्टमर के साथ करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है उसके ऊपर सूद भी लेना है, लाजम है, ठीक है। सूद भी लेना है, और सूद कितना लेना है, जितना आम तौर पे बैंक चार्ज करता है उतना चार्ज करना तुमने, या उतना चार्ज करो, और अगर कमीशन ने उससे ज़्यादा कोई रेट बता दिया तो वो चार्ज करो, विच एवर इज़ हायर। उसने बोला था कि कमीशन ने अगर कम रेट बता दिया तो उसके बाद कंपनी को बोरिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रेट पे मिलती है तो ज़्यादा रेट यूज़ करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इंश्योर करें डायरेक्टर जो लैंडिंग कंपनी के हैं और जो बोरिंग कंपनी के हैं कि ये पैसा वापस कंपनी में हर हाल में आना चाहिए। अगर ये पैसा वापस ना आया तो इन सब डायरेक्टर्स के ऊपर सजा है, पर्सनली लायबल है कि वो कंपनी को पैसा वापस लेके देंगे। फिर और तो सजाएं हमने और भी पड़ी हुई हैं, है ना। ये देखो लेवल 3 की सजा है। इसके बाद ये जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। कंपनी ने कहा किसी डायरेक्टर के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं रखनी। जैसे कि ये केस था ना यार, ये केस था कि अगर कोई लोन, एडवांस या कोई इन्वेस्टमेंट किसी एसोसिएट कंपनी में करनी है तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ये कंपनी इस कंपनी में कुछ करने जा रही है ना, तो जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी करने जा रही है ऑन नेम से करेगी, अपने नेम से करेगी, सही है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह उसका रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी होंगे, कहता है जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी अगली कंपनी के जो शेयर रजिस्टर होगा ना उसमें भी कंपनी अपना नाम लिखवाए, ठीक है। अगर इसने शेयर्स परचेज किए इस कंपनी में तो अपने नाम से इन्वेस्टमेंट करे कंपनी, ना कि किसी डायरेक्टर के नाम से करे। फिर इसकी एजीएम वगैरह होंगी, वो हमने तरीकेकार पढ़े थे ना कि एजीएम में ऐसी बॉडी कॉरपोरेट्स क्या करती हैं, प्रॉक्सी भेज देती हैं अपना, तो वो सब तरीके वो हमने वहाँ पे पढ़ लिए। All investment made by a company on its own behalf shall be made and held by it in its own name. अपने नाम पे रखनी है इन्वेस्टमेंट। The company may hold any share in its subsidiary company in the name of any nominee of the company. फिर वो कहता है ये कंपनी क्या कर सकती है, सब्सिडरी कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में अपने किसी नॉमिनी के नाम ये शेयर ट्रांसफर कर सकती है, नॉमिनी के नाम पे शेयर रख सकती है, क्योंकि उस नॉमिनी को इसने डायरेक्टर बनवाना था ना, और डायरेक्टर के लिए लाजमी शर्त है
कि वो कंपनी का मेंबर हो, तो जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है उसके नाम पे इसने अपने शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफर किए। अच्छा यार, मुझे एक बात याद आई, कल मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज दिखाया, कहता है ये देखो जी आईसीएम में कह रहा है कि आपकी अटेम्प्ट में ना कोई अमेंडेड एक्ट नहीं पूछा जाएगा, आपको पुराना ही एक्ट पूछा जाएगा। सेंस भी बनती है यार, इन लोगों ने पैसा लगाया है ऑनलाइन जो है वो क्वेश्चन वगैरह बनवाए हैं, तो अब इतनी जल्दी से दोबारा से डाटा बैंक नहीं ना बन सकता तो इसलिए इन लोगों ने कह दिया कि आपने पुराना ही वो जो कंपनीज एक्ट है ना वो याद करना, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नए और पुराने में कोई इतना खास फर्क नहीं आया तुम्हारे सिलेबस में। तो नया और पुराने एक्ट में बस वो जो पुराने एक्ट में बोला जाता था, बोला हुआ उन्होंने कि जी एजीएम जो करनी है ना वो 16 महीनों के अंदर करनी है, तो इस नए एक्ट में भी बोला है 16 महीनों के अंदर। फिर उन्होंने कहा देयर आफ्टर एजीएम जो है ना हर हर साल में विद इन 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो नए एक्ट में ना 4 मंथ नहीं है, नए एक्ट में 4 × 3 120 डेज का बोला है। बस ये फर्क है यार, तुम्हारे सिलेबस में बस इतना ही फर्क आया है कि जहां तुमने महीने याद करने थे उन्होंने महीनों को दिनों में कन्वर्ट किया है, और ऑलमोस्ट वही है। मैंने तो कोई चेंज ऐसी नहीं देखी जो कि तुम्हें इम्पैक्ट कर रही हो, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आईसीएमए ने कह दिया भाई जी मेरा डाटा जो है ना उसमें पुराना एक्ट पड़ा, तो आप भी पुराना ही पढ़ के आएंगे, बन जाएगा नया। जब हम पैसे और लगाएंगे तो ये नया भी बन जाएगा, ठीक है। प्लीज नोट्स आर अवेलेबल, आई लिसन बट योर नोट्स आर नॉट अवेलेबल। नोट्स तो हम हर एक के घर पहुंचा के आते हैं भाई। अभी आपको लिंक पर जो है मेरा मैसेज वगैरह तो है ना आपके पास। नोट्स के लिए तो हम बहुत सीरियस हैं, हम तो नोट्स के पैसे भी चार्ज कर रहे हैं, आपको पता है। हम 2-3 हज़ार रुपया मैं चार्ज कर रहा हूँ नोट्स का। नोट्स तो आपको मिलेंगे, मैं तो आपके घर पहुंचा के आऊँगा भाई। यहाँ पे मैसेज करना, आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चलो जी, तो वो तो वैसे ही मेरे जहन में बात आ गई, इसलिए यहाँ से हम डी ट्रैक हो गए कि जी पुराना आएगा नया आएगा, पुराने और नए का तुमसे कोई झगड़ा नहीं, सही है। तुमने जो तुम्हें पढ़ाया वो याद करना है बस, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाना है। 60 नंबर के तो तुम्हें एमसीक्यू ही आ जाने हैं, और उसके बाद 40 नंबर की जंग है ना, वो भी मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ बस लड़ के आनी है, अगले बंदे को 5-6 बातें सुना के आनी है। लड़ाई में ऐसा ही होता है ना। कंपनी कैन डू, शुरू से करते हैं। कंपनी इन्वेस्टमेंट को अपने नाम से रखेगी, उसके बाद कंपनी के पास इख्तियार है कि सब्सिडरी कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट अपने किसी नॉमिनी के नाम पे रख ले। कंपनी कैन डू सो टू इंश्योर दैट, कंपनी ये काम ऐसे करती हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स जब अगली सब्सिडरी कंपनी में कम हो रहे होते हैं ना, तो लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कि नंबर ऑफ मेंबर्स उस कंपनी में पूरे रहें, तो सब्सिडरी कंपनीज ऐसा काम करती हैं कि वो स्टैट्यूटरी लिमिट को पूरा करने के लिए सब्सिडरी कंपनीज क्या कर जाती हैं, किसी और के नाम भी शेयर्स जो हैं लिखवा देती हैं। where the company has right to appoint or get elected any person at director। कहता है देखा वही बात जो उस्ताद ने बताई कि जहाँ पे कंपनी के पास ये राइट है कि वो अपॉइंट करती है या इलेक्ट करती है एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर। Share which are required to be held by the director thereof may be registered held by such company jointly in its own name and in the name of such person or the nominee or in the name of such person or nominee alone। कहता है जहां कंपनी अपना डायरेक्टर रखने का इख्तियार यूज करना चाहे ना, वो कंपनी क्या करती है कि इस पर्सन के नाम पे शेयर ट्रांसफर अलोन कर देती है, या इंस्ट्रक्शन कहती है कि इस पर्सन के नाम और मेरे नाम इकट्ठे ज्वाइंटली शेयर ट्रांसफर किए जाएं, नाम लिखे जाएं, या किसी नॉमिनी अलोन के नाम वो शेयर्स जो है वो मेंबर्स के रजिस्टर में लिखवा सकती है, ताकि ये पर्सन के पास राइट आ जाए, कंपनी का मेंबर बन जाए, कंपनी का मेंबर बन जाए जो कि कंपनी का मेंबर बन जाए जो कि इलेक्शन के हिस्सा ले और डायरेक्टर बन जाए। एनी शेयर्स आर सिक्योरिटीज इन विच इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड बाय अ कंपनी आर नॉट हेल्ड इन इट्स ओन नेम।
कहता है जहां पे शेयर्स अपने नाम पे नहीं ना रखती कंपनी, किसी और के नाम पे रखती है, कंपनी क्या करेगी, फोर्थ विद, फौरन से, जल्दी से, इंटर इन द रजिस्टर मेंटेन्ड बाय इट, अपने पास जो रजिस्टर रखा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट वाला, उसमें ये फैक्ट लिखेगी जो कि इसने अपने पास रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वाला, कि नेचर क्या है इस इन्वेस्टमेंट की, वैल्यू क्या है इस इन्वेस्टमेंट की, सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी नेसेसरी टू फुली आइडेंटिफाई सच शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, और इन शेयर्स के बारे में लिखेगी कि कौन से शेयर्स और कितने शेयर्स किसके नाम पे हमने रखे हुए हैं। फिर जहां भी रजिस्टर कहता है वो कहता है जी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, कि रजिस्टर जो भी आपने मेंटेन रखा हुआ है अपने पास इसको ओपन फॉर इंस्पेक्शन रखना है विदाउट एनी चार्ज, हमें पता चार्ज नहीं लेना मेंबर से, हाँ बाहर की दुनिया से फी चार्ज करेंगे, एंड टू other person on the payment of such fee as the company may specify in that behalf during the business hours, और हमें पता है बिजनेस आवर्स में पूरे लॉ में बताया कि कम से कम 2 घंटे तो चेक करवाने हैं किसी को। अगर कोई पर्सन आ गया चेकिंग करने के लिए, वो कहता है मैंने आपका रजिस्टर चेक करना है, कंपनी बोलेगी रिक्वेस्ट करें और फी पे करें, रिक्वेस्ट और फी के बाद पर्सन का इख्तियार है कि वो 2 घंटे बैठ सकता है आपके रजिस्टर ऑफिस में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की इंस्पेक्शन कर सकता है। 2 घंटे से पहले नहीं उसको कहना यहाँ से चले जाए, कम से कम 2 घंटे तो कर सकता है इंस्पेक्शन। हाँ लॉ कहता है फिर अगर तुम्हारी दरिया दिली, वो पड़ी हुई है हमने, कि अगर तुम्हारी दरिया दिली है तुम 2 घंटों से ज़्यादा भी चेक करवा सकते हो, और ये सारा काम बिजनेस आवर्स में करना है, ये नहीं कि आप हफ्ते एतवार को उनकी जाके जान खाएं। बिजनेस आवर्स जो कंपनी के होंगे उन्होंने मेंशन किए होते हैं कि हम इन इन दिनों में बिजनेस किया करेंगे, तो उन बिजनेस आवर्स में कंपनी के कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हो आप। उसके बाद एनी मेंबर में रिक्वायर्ड सर्टिफाइड, और उसके बाद ये भी हमने बारहा पढ़ लिया कि अगर कोई बंदा इंस्पेक्शन करता है या कोई कॉपी मांगता है बुक्स ऑफ अकाउंट की, तो उसको दो जितने पेजेस वो मांग रहा है, लेकिन फी ले लेना जो कंपनी फिक्स करती है, और ये फी उन्होंने मेंबर से भी लेनी है। फिर कॉपीज मांगी है ना, कॉपीज रिक्वेस्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पीरियड ऑफ 5 वर्किंग डेज, 5 वर्किंग डेज के अंदर ये कॉपी पहुंचानी है। उसके बाद मेंबर सीकिंग टू एक्सरसाइज ईदर ऑफ द राइट मस्ट मेक अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी टू दैट इफेक्ट, कहता है ये जो मेंबर्स के पास इख्तियार है इसका राइट कभी भी यूज कर सकता है। 1 मिनट ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने बताया इफ अ कंपनी कंट्रावेंस द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 मिलियन रुपीज, कंपनी को 5 मिलियन लगेगा, एंड एवरी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इन इम्प्रिजनमेंट, 2 साल की सजा, और यहाँ ये दोनों जुर्माने एक साथ हो सकते हैं। ठीक है यार, ये पेनल्टी भी बता दी कि ऑफिसर्स के अलावा अगर कोई अदर ऑफिसर इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर लेवल 1 की पेनल्टी है। और इन्होंने कहा अगर आपने ये रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं मेंटेन किए हुए, ये कॉपीज़ वगैरह नहीं मेंटेन की हुई, तो लेवल 1 की पेनल्टी ये खुद पढ़ लेना ईजी है। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था पेनल्टीज़ को ना याद करना। हाँ ये पेनल्टीज़ याद करनी है, जो ऐसी पेनल्टीज़ होती हैं ना जिसमें उन्होंने खुद पैसे बताए हैं कि कितने पैसे, ये पेनल्टीज तुमने याद करनी है, और कितनी सजा ये पेनल्टी याद करने वाली चीज है, एमसीक्यू में आ जाएगी। लेकिन ये जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 है ना, ये पेनल्टी याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एक कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कैसे करेगी। उसने कहा जब भी कॉन्ट्रैक्ट करे तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी ऑब्लिगेशन होती है जो कि इन्फोर्सेबल होती है। हैंड रेज किया निसूर आपको आवाज़ तो आ रही है ना। आप यार ऐसा करो कि मैसेज टाइप कर लिया करो कोई मसला हो तो मैसेज टाइप करके, कोई क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ लिया करो। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया करेगी। उन्होंने कहा जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है वो हमें पता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। फिर वो कहता है जी ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी इन राइटिंग करेगी,
इस पर्सन को कह दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, ओरल और रिटन। हम नेचुरल पर्सन हैं, हम पानी पीते हैं, हम कोका कोला पीते हैं, हम लेज खाते हैं, हम बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम चल फिर के भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम इशारों से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम रिटन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल पर्सन है, ना तो ये पानी पीता है, ना तो ये कोका कोला पीता है, ना तो ये पेप्सी पीता है, ना ये खाना खाता है, ना ये किसी को इशारा करता है। हाँ, एक ही हल है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा लिख के करेगा, लिखना पड़ेगा इस बोर्ड को, फिर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो लॉ ने कहा कि कंपनी के बिहाफ के ऊपर लिखा जाए जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कंपनी इन रिटन करे, अपने नाम से करे, किसी डायरेक्टर के नाम से ना करे, ठीक है। और ये राइटिंग कौन करे? बाय आर ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको ड्यूली ऑथोराइज बोर्ड कर दे वो करे, और उसके बाद कंपनी ना अपनी कॉमन सील लगाए हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब मुझे जरा मैसेज करो, कॉमन सील तुमने देखी है कहीं पे? हर कंपनी जब रजिस्टर होती है ना, तो रजिस्ट्रार को अपनी कॉमन सील जो है वो लगा के देती है कि ये हमारी कॉमन सील होगी। कॉमन सील देखी है तुम लोगों ने? देखी हुई है, क्यों झूठ बोलते हो? खालिद जुवैद कहता है मैंने नहीं देखी। देखी है यार तुमने, मैं तुम्हें पक्का सबूत देता हूँ तुमने देखी हुई है, लेकिन तुम अनजान हो इस बात से, तुमने कॉमन सील देखी हुई है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुमने देखी हुई है, झूठ ना बोलो मेरे साथ। तुमने कॉमन सील देखी हुई है, तुमने एक कॉमन सील देखी हुई है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये होती है कॉमन सील। तुमने अपनी मैट्रिक की डिग्री नहीं देखी, उसके दरमियान में ऐसे स्टैंप उन्होंने इनग्रेव की हुई है जैसे कि उस जालिम ने सफाई फाड़ देना था, हमने इतनी मेहनत की थी। ये होती है भाई मशीनी स्टैंप, जिसको कॉमन सील बोलते हैं। हर कंपनी के पास ये सील मौजूद होती है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो सफ़े को इसके अंदर रख के ना ऊपर से प्रेस कर दिया जाता है, तो ये सफ़े के ऊपर ना इनग्रेव हो जाता है, ठीक है। तो कंपनियां तो बड़े प्यार से इसके ऊपर पैसे लगाते हैं कि स्टैंप भी लगे और उसके ऊपर गोल्डन पेज भी आ जाए, ठीक है, गोल्डन पेज भी आ जाए। वो देखा होगा आप अपनी डिग्री के ऊपर, जब मुझे आईसीएम में से डिग्री मिली है ना, उसके ऊपर तो यार कॉमन सील लगी हुई है। और उसके ऊपर जो है ना, वो गोल्ड कलर का कलर भी लगा हुआ है, तो बड़ी खुशी होती है वो डिग्री देख के। तो वो कॉमन सील तुम्हें वहां भी नजर आ जाएगी, तुम्हें ये बात याद आएगी कि हाँ सर ने ये बताया था कि ये देखो लगी हुई है कॉमन सील, ठीक है। तो जो हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी है ना, उसका जो कोई मेंबर बनता है ना, तो मेंबर के लिए भी एक अलहदा से डॉक्यूमेंट इशू होता है। आईसीएम में कर लेना इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंबर बन जाते हो, मेंबरशिप भी लेनी है फिर तुमने, उसकी भी अलहदा तुम्हें एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, और उसके ऊपर भी कॉमन सील ऐसे ही लगी होगी। अच्छा, तुम्हें पता है ऑफिशियल सील क्या होती है? अब हमने ऑफिशियल सील को भी पढ़ना है। एक होती है कॉमन सील, कॉमन सील ये है। एक होती है ऑफिशियल सील, ऑफिशियल सील भी तुमने देखी हुई है, ऑफिशियल सील भी तुमने देखी हुई है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। जब कभी बैंक के साथ, जब शायद तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बैंक भेजा हो कि जाना बेटा बैंक से जरा ना जाके मेरी बैंक स्टेटमेंट ले आओ। जब तुम जाते हो बैंक स्टेटमेंट मिल जाती है, ऑपरेशन मैनेजर क्या करता है, एक स्याही से ना एक ठप्पा लगा देता है। वो स्याही का ठप्पा होता है ऑफिशियल सील, और वो कॉपी होती है कॉमन सील की, कि हमारे बैंक की ये निशानी है। और लॉ ने कहा है जो कॉमन सील होती है ना, उसकी कॉपी हर जगह, तो अब ये लोहे की स्टैंप उठा के नहीं ना फिरेंगे, स्टैंप लगवा लो। ये जब कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कंपनी खुद ये सील यूज करती है, डायरेक्टर्स ये सील यूज करते हैं। और जिस डायरेक्टर के पास ये सील मौजूद होती है ना, रिक्वायरमेंट होती है कि उस डायरेक्टर का नाम लिखो, और उससे ये अंडरटेकिंग भी लेते हैं कि सिवाय कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा तुमने अपने घर में ये चेक करना शुरू नहीं कर देना कि सफ़े के ऊपर कैसा डिज़ाइन बनता है। तो ऑफिशियल सील जो होती है ना, ऑफिशियल सील होती इसकी कॉपी, फैसिमाइल ऑफ कॉमन सील।
कॉमन सील की कॉपी को हम बोलते हैं ऑफिशियल सील। और ये भी तुम सील देखते हो जब तुम बैंक से स्टेटमेंट लेके जाते हो ना, वो स्याही के साथ एक टप्पा लगाते हैं, वो कॉपी होती है कॉमन सील की। वो कहते हैं हमारे पास, हमारी ब्रांच के पास कॉमन सील तो नहीं, लेकिन क्या हर जगह ये उठा के फिरें, इसलिए इसकी ना एक स्याही वाली स्टैंप रख लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑफिशियल सील। अब तुम्हें पता चल जाएगा। उसने कहा कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं ना, तुमने अपनी कॉमन सील लगी होनी चाहिए उसके ऊपर, फिर कहता है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है। समझ आ गई? तो जो कहता है कोई भी ऑब्लिगेशन में जाना है ना कंपनी में, किसी भी ऑब्लिगेशन में जाना है, जैसे नेचुरल पर्सन जाता है ना, ठीक है, इसी तरह इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो इन रिटन हो, इन रिटन हो, ठीक है, या ओरली हो बाय अ पर्सन एक्टिंग अंडर द कंपनीज एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड अथॉरिटी। बाज दफा ये होता है, कहता है जी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कंपनी ने एक डायरेक्टर को या किसी पर्सन को ना अपनी कॉमन सील के अंदर ठप्पा लगा के ऑथोराइज कर दिया है कि तुम कंपनी के बिहाफ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना। रिटर्न भी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट और ओरल भी हो सकते हैं। ये कंपनीज एक्ट ने अलाउ किया है कि कंपनी किसी भी डायरेक्टर्स को या किसी भी पर्सन को अपनी सील लगा के ना ऑथोराइज कर सकती है कि तुम मेरे बिहाफ पे, मैं तो ना बोल सकती हूँ ना खा पी सकती हूँ, तुम मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिटर्न भी करना और कॉन्ट्रैक्ट्स को ओरली भी कर देना। लेकिन मैंने कभी भी एग्जांपल नहीं देखी कि कंपनी ओरली कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही हो। कंपनी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती है अपनी ऑफिशियल सील के साथ, ठीक है। तो contract shall be effectual in law and shall bind on the company and its successor and all parties। कहता है जी ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है वो बाइंडिंग किन के ऊपर होते हैं? जो कंपनी के मालकान होते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो भी काम करेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को जन्म दिलवाया था इन मेंबरान ने, तो उसने कहा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, अगर वो नहीं पूरे कर पाता, कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो उसका जिम्मा किन लोगों पे चला जाता है? जो कंपनी के सक्सेसर्स होते हैं, जो कंपनी के न्यू शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के जो शेयर होल्डर लेट्स सपोज अगर मर जाए तो उसके हेयर्स, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ईटीसी, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वो कहता है जैसे आम पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा कर सकता है ना, चेक लिख सकता है, इसी तरह कहता है जी कंपनी भी चेक लिख सकती है कंपनी के बिहाफ के ऊपर। ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी चेक किया जा सकता है, ड्रा किया जा सकता है, इंडोर्स किया जा सकता है, ईटीसी। ये सारी लाइन पढ़ लेना। ओके हो गया मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। और ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि हर कंपनी के पास उसकी ऑफिशियल सील होनी चाहिए, हर कंपनी के पास उसकी ऑफिशियल सील होनी चाहिए। कॉमन सील तो होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ ऑफिशियल सील भी होनी चाहिए। कंपनी दैट हैज अ कॉमन सील, एक कंपनी जिसके पास ये मशीनी स्टैंप है, मे हैव एन ऑफिशियल सील, उसके पास ऑफिशियल सील हो सकती है फॉर यूज आउटसाइड पाकिस्तान। देखिए एक कंपनी है, उसने कहा पाकिस्तान में तो हमने तुम्हें कह दिया कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना तो अपनी ये मशीनी स्टैंप के जरिए करना है, ठीक है, मशीनी स्टैंप के जरिए करवाना है। और उसके बाद कहता है जी अगर पाकिस्तान से बाहर कॉन्ट्रैक्ट करोगी ना तो ऑफिशियल सील यूज कर देना, वही वो स्याही वाली स्टैंप। द ऑफिशियल सील क्या होनी चाहिए? मस्ट बी फैसिमाइल, फैसिमाइल होता है कॉपी, फोटो कॉपी। द ऑफिशियल सील मस्ट बी फैसिमाइल ऑफ द कंपनीज कॉमन सील with the addition on the face of the name of every territory where it to be used। देखा, इसीलिए यार हम बैंक के पास जाते हैं ना, वो टप्पा लगा के देता है, दरमियान में लिखा होता है बैंक अल्फला, साइडों पे लिखा होता है फलानी फलानी ब्रांच और ब्रांच कोड। ये देखा है ना यार तुमने, क्यों नहीं बता रहे मुझे? देखा हुआ है ना ये। बैंक से जब स्टेटमेंट लेने जाओ ना, बैंक का ही निशान होता है मेजान बैंक, ठीक है, लेकिन साइडों पे लिखा होता है फलानी फलानी ब्रांच ने ये इशू की है। तो कहता है फैसिमाइल सील जब भी यूज करते हो, स्टैंप यूज करते हो, तुम इसके साथ लाजमी उस एरिया का नाम लिख देना जहां पे ये स्याही वाली स्टैंप यूज की है।
ऑफिशियल सील व्हेन ड्यूली अफिक्स टू अ डॉक्यूमेंट हैज द सेम इफेक्ट एज द कॉमन सील। कहता है जहाँ पे ऑफिशियल सील स्याही वाली स्टैंप यूज होती है ना, उसका सेम इफेक्ट ही आता है जैसे कॉमन सील का होता है। Company having such an official seal may, by writing under common seal in its common seal, authorize any person to appoint for the purpose in any territory not situated in Pakistan to affix the same to any deed or document। कहता है जी कंपनी जो है ना कॉमन सील से, हमें पता है कॉमन सील एक ऐसा ठप्पा है जो कि बिल्कुल पक्का है। कॉमन सील से कहता है जी एक रिटन एग्रीमेंट करके ना, ऐसा अग्रीमेंट करके किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कर सकती है नाम लिख के कि आप मुल्क से बाहर हमारी ऑफिशियल सील को यूज कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर उसने कहा अथॉरिटी ऑफ एनी सच एजेंट शेल एज बिटवीन द कंपनी एंड एनी अदर पर्सन डीलिंग विद द एजेंट कंटिन्यू ड्यूरिंग द पीरियड। ये सारा खुद पढ़ लेना यार, अब कुछ भी नहीं चीज़ है इसमें। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बाय एजेंट ऑफ द कंपनी इन विच कंपनी इज अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। बाज़ दफ़ा पर्सन के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, एक पर्सन के साथ कंपनी ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। ये वाला सेक्शन तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है ना, ये वाला लायबिलिटी फॉर अनडिजायरस एक्टिविटीज ऑफ शेयर होल्डर। ये लगता है मैंने तुम्हें मीटिंग में पढ़ा दिया है, ये मैं मीटिंग के साथ पढ़ा देता हूँ। ये मीटिंग वाले चैप्टर में ना ये सेक्शन में करवा देता होता हूँ, तुम्हें याद होगा। अच्छा ऊपर वाली कहानी सुनो पहले। उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कंपनी क्या है, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है। बाज़ दफ़ा कंपनी क्या करती है, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ना उसको ऑथोराइज कर देती है कि आप ये सेल परचेज का अग्रीमेंट करें, लेकिन आपने हमें डिस्क्लोज नहीं करना कि ये सेल परचेज किसके लिए हो रही। तो पर्सन जो है कंपनी के बिहाफ पे सेल परचेज करता है और जो भी कंसिक्वेंसेस होते हैं वो कंपनी को बता देता है। फिर इसको कहते हैं अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, ऐसा प्रिंसिपल जो कि छुपा हुआ है। देखिए अब इसमें क्या है, contracts by agent of the company in which the company is undisclosed principal। Every officer or other agent of the company who enters into contract for or on the behalf of company in which the contract of the company is undisclosed principal shall at the time of entering into contract make a memorandum in writing। कहता है जो भी पर्सन कंपनी को अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल बनवाना चाहता है ना, कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी का ऑथोराइज्ड पर्सन जो कंपनी को एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना जा रहा है जिसमें कंपनी अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है, तो कहता है जी वो अपने पास एक यादहानी लिखेगा, मेमोरेंडम लिखेगा। मेमोरेंडम होता है यादहानी लिखेगा। मेमोरेंडम इन राइटिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेसिफाई देयर इन, और यहाँ पे स्पेसिफाई लाजमी करेगा, मोटे मार्कल से लिखेगा क्या, द पर्सन विद होम इट हैज बीन मेड, और उस एजेंट का नाम लिखेगा जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं। कंपनी शैल बी अदर देन अ प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग द सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। कहता है ये जो कंपनियां काम करती हैं ना, ये जो कंपनियां काम करती हैं ना, ये अदर देन प्राइवेट कंपनीज के लिए हम बता रहे हैं। ये जो भी कंपनी ऐसे अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल बनती है ना, वो अदर देन प्राइवेट कंपनीज के लिए बता रही है। इसका मतलब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता प्राइवेट कंपनी के ऊपर। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी कभी भी अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल नहीं बनेगी। तो उन्होंने कह दिया कि ये वाला जो सेक्शन है ना यार अप्लाई नहीं होता, ये सेक्शन अप्लाई होता है अदर कंपनीज पे। ठीक है, दिस सेक्शन शैल बी फॉर द अदर देन द प्राइवेट कंपनी, और ऐसी प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई हो जाता है जिसकी सब्सिडी जो सब्सिडरी हो पब्लिक कंपनी, यानी कि उस प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये अप्लाई
नहीं, सारी प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। हाँ, ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा जिसकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। सिंपल सी बात ये है। Every such officer or other agent shall forthwith deliver the memorandum of foresight to the company। कहता है जब भी ये ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ये वाला ऑफिसर जो याद दहानी लिखी है डिलीवर करेगा किसको, कंपनी को, कि मैंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें कंपनी अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल होगी। एवरी सच ऑफिसर आर अदर एजेंट शैल forthwith deliver the memorandum to a foresight company and its डायरेक्टर विच शैल लेड बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड। और फिर ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने ये कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा। एनी सच ऑफिसर आर अदर एजेंट में मेक डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग। अगर किसी ऑफिसर ने डिफॉल्ट किया, ये सेक्शन को ना माना, तो लेवल 1 की पेनल्टी। और ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की ऑप्शन पे होगा कि वो इसे एक्सेप्ट करे या इसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है यार, ये था अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल का। उसके बाद उन्होंने कहा जी लाइबिलिटी फॉर अनडिजायरस एक्टिविटीज ऑफ द शेयर होल्डर। यार शेयर होल्डर ना बड़े बदतमीज होते थे जब ये सेक्शन नहीं आया था, क्योंकि यार हम भी बदतमीज हो जाते हैं। हमने किसी को 4 आने दिए हो ना कि यार ये लो मेरे पैसे और इनको यूज करो, और वो उसको वैसे ना यूज कर पाए जैसे हमने सोचा है, हम तो अपने सके दोस्त से लड़ पड़ते हैं, और ये तो फिर भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे। ऐसे ही होता है ना, हम लड़ पड़ते हैं किसी से अगर किसी को पैसे दिए थे। तो कंपनीज एक्ट 1984 में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी। शेयर होल्डर आते थे, खरी खरी सुनाते थे। सही है, तमीज के लहजे ही भूल जाते हैं। आप अपनी पार्लियामेंट को देख लें, वहां पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ऐसा हल्ला गुल्ला शुरू हो गया था। तो फिर कंपनीज एक्ट 2017 में इस हल्ले गुल्ले को कंट्रोल करने के लिए ना उन्होंने सेक्शन नंबर 215 ऐड किया था। और ये सेक्शन मैं पढ़ा देता हूँ मीटिंग के साथ ही, कि जितने भी कंपनी के मेंबर होंगे तमीज से आएंगे। और ये बात नोटिस में लिखी जाती है कि अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जो अनडिजायरस है, आपने बदतमीजी की, तो आपके ऊपर लेवल 1 की पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। ठीक है, और ये ऑफेंस होगा कंपनीज एक्ट की तरफ से। तो ये मैंने वहीं पे भी पढ़ा दिया था और यहाँ पे भी तुम्हें सुना दिया कि अब जो है बड़ी तमीज से मीटिंग हो रही है और हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही होती है। सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिट, कंपनी ने अगर कहीं कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट किया वो अपने नाम पे रखेगी। तो ये सारी स्लाइड्स गई खत्म। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और मैंने कहा था मैं तुम्हें अब एक्ट से पढ़ाऊंगा। एक्ट का मतलब कि मैं ना कंपनीज एक्ट तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए यार कि अब हम ना एक्ट भी पढ़ सकते हैं। ये देखो, इसको ज़रा मैं शेयर करूँ। ठीक है, अगर तुमने मुझसे पढ़ा है ना तो तुम फिर एक्ट को भी पढ़ोगे इंशाल्लाह, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा कहीं पे भी। तो हमने सेक्शन नंबर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन नंबर कितना है बोल के देखते हैं उसका। सॉरी, उसका सेक्शन नंबर कितना है। दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये स्क्रीन पे ही कर देता हूँ शेयर, इसलिए बार बार ये मसला नहीं होगा। ये लो, हाँ, किसी ने मुझे कहा था ये M6 की स्लाइड भी भेज दी। हाँ यार, ये M6 भी भेज दूंगा तुम्हें। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो है ना सेक्शन, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, डिविडेंड, ये है 223 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें मेरे ख्याल से डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह भी आएगी। डायरेक्टर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट इसी में होगी। यार जब भी कंपनी मीटिंग के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, जब भी कंपनी मीटिंग करती है तो मीटिंग के साथ, मीटिंग के लिए नोटिस भेजती है। तो नोटिस के साथ क्या क्या चीज़ें जाती हैं। नोटिस के साथ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। उसी से हमें पता चलेगा ना कि डायरेक्टर ने क्या किया है। ये लो, आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये देखो यार, अब मैंने कहा था ना, तुम मुझसे पढ़ने के बाद एक्ट डायरेक्ट पढ़ा करोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? Board of every company must lay before the company in general meeting its financial statement for the period. In case of first such financial statement since incorporation and any other case since preceding financial year may be made up to the date. अच्छा यार, कहने का मकसद पता क्या है? पहले इतनी बात पढ़ो। उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी मस्ट ले, बोर्ड जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग के सामने क्या रखेंगे? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली बात ये हो गई क्लियर। और किस पीरियड की रखेंगे? अगर तो ये पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और अगर ये बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रोसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो प्रोसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए उतने पीरियड के लिए, एंड मेड अप टू डेट ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अडॉप्टेड बाय द कंपनी। और प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए ना, वो उस तारीख तक बनाएगा जिस तारीख तक फाइनेंशियल ईयर कंपनी का खत्म हो जाता है। समझ आ गया ना सेक्शन नंबर 223 कैसा? हम डायरेक्ट पढ़ना, इसको डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमें अब नोट्स की भी नहीं जरूरत, हम डायरेक्ट भी पढ़ लेंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी लेड विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज फॉलोइंग द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्लेस करनी है? देखो ये वाला पीरियड ना और एजीएम का पीरियड बिल्कुल बराबर है। अगर तुम्हें एजीएम का पीरियड याद है ना, 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर तुम्हें एजीएम याद है ना कि एजीएम कब कंडक्ट करवानी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी एजीएम पे प्लेस करनी है। तो यहाँ पे भी उतने ही दिन लिखे हैं कि विद इन 120 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और एजीएम भी हम इसी तारीख पे करवाते हैं, ठीक है। 4 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर हम एजीएम भी करवाते हैं, और एजीएम पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रखनी होती है। और यार याद रखो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना हम शेयर होल्डर्स को नोटिस के साथ भेज देते हैं। शायद किसी के पास कंपनी के शेयर्स हों, किसी कंपनी के, जब भी एजीएम का नोटिस आता है ना, तो उसके साथ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मिलती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट है नोटिस का, कि नोटिस जब भी भेजना है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करके शेयर होल्डर्स के घर पहुंचा देनी है, कि जब वो मीटिंग पे आए सबको पता हो कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी commission, and in other cases registrar may for any special reason extend the time not। ये हमने एजीएम पे भी पढ़ा था कि अगर एजीएम नहीं ना हो सकती 4 मंथ के अंदर, तो आप लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन को अप्लाई करें, और अदर केस है तो वो रजिस्ट्रार को अप्लाई करे, तो 30 दिन का टाइम और मिल जाता है। समझ आ गई यार? उसके बाद उन्होंने क्या कहा? First financial statement must be laid at some date not later than 16। देखो यार, फर्स्ट एजीएम कब करनी थी हमने? हमें पता है, ये हमें बार बार हमें बताया था। फर्स्ट एजीएम हमने करनी थी फ्रॉम 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये फिर हमें वही बातें सुना रहा है। तो याद रखना, पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने हर एजीएम पे रखनी होती है, हर एजीएम पे प्लेस करनी होती है। तो यही बातें हमें दोबारा एम ही सुना रहा है, वहीं पे सुना देता हमें। एम ही सेक्शन बनाया इसने। कहता जी पहली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, आपने कोशिश करनी है वो बनानी है 16 मंथ की, और हमें पता है यार, बार बार ना सुनाओ। आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सिक्वेंट जो होगी वो, ले यार ये भी पता है हमें, है ना, कि जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी 1 साल की होगी। The period to which financial statement aforesaid not being the first shall not exceed। कहता है पहली स्टेटमेंट, पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमें पता है ना 16 महीनों की होती है, क्योंकि हमने फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर हमने पहली एजीएम तक 16 महीनों के अंदर हमने एजीएम करनी थी, और जिस महीने पे एजीएम करेंगे उतनी देर तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। देयर आफ्टर कहता है जी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 साल से एक्सीड ना करे कभी भी।
इसीलिए अकाउंटिंग के प्यारे बच्चों, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लिख दे हो ना फॉर द ईयर एंडेड, आपने कभी ये लिखा फॉर द 2 ईयर एंडेड या फॉर द 3 ईयर एंडेड? नहीं यार, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो 1 साल की फॉर द ईयर एंडेड, और पुराने साल जो होते हैं ना वो एज अ कंपैरिजन उनके साथ साथ लिखते हो कि पिछले साल की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। शायद तुमने देखी होगी, कंपैरिजन कॉलम भी साथ बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी ऑडिटेड, और ये भी पता है यार हमें क्यों ऐसी बातें बताया जा रहा है। यार ये लॉ की बातें पढ़नी है इसलिए बता रहा है, कहता है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने रखनी है ना, ऑडिट भी करवानी है। अब दूसरी चीज याद कर लो कि कंपनी का नोटिस जाता है, नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्लस ऑडिट रिपोर्ट भी जाती है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट भी जाती है। फिर कहता है जी ये वाले जो सेक्शन है ना ऐसी प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होते, ये बात याद रख लेना। ये एमसीक्यू जो है ना आईसीएमए का, उसमें ये पड़ा हुआ है। आईसीएमए के ना एमसीक्यू में ये वाली बात पड़ी हुई है, ये वाली जो मैं आप तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ये ऐसी प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता सेक्शन जिसका पेड अप कैपिटल, ऐसी प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा नहीं। ठीक है, या सच हायर अमाउंट, या उस प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता जिसको कमीशन खुद माफ कर दे। यानी कि वो प्राइवेट कंपनी जिसके पास पेड अप कैपिटल 10 लाख का नहीं है, इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी के मेंबर ही चंद होंगे ना, तो कहता है जी ये तुम्हारे घर का मसला है, खुद ही अपनी परफॉर्मेंस चेक कर लो। तो ये सेक्शन ऐसी प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता जो कि जिसका पेड अप कैपिटल, पहली बात ये है 1 मिलियन से बड़ा ना हो। फिर ये नई अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट तो तुमने पढ़नी नहीं ना, ये फिर भी सुन लो कि अगर वो प्राइवेट कंपनी जिसके बारे में बताया जा रहा है वो होल्डिंग कंपनी ना, वो सब्सिडरी ना हो पब्लिक कंपनी की। ठीक है, यानी कि इसकी कोई होल्डिंग कंपनी ना हो पब्लिक कंपनी। एवरी कंपनी शेल सेंड इन द फॉर्म एंड मैनर स्पेसिफाइड ऑडिटेड, वो बताएगा कि हर कंपनी जो है ना नोटिस के साथ, देखा ना यार मैंने तुम्हें पहले बता दिया, वही बात ये बता रहा है कि हाँ एक और चीज, चेयरमैन रिव्यू। अब देखना नोटिस के साथ कौन कौन सी चीजें जाती है, जब भी एक एजीएम करवानी होती है ना, तो नोटिस के साथ कौन कौन सी चीजें जाती होती हैं ये तुम पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो कि हर कंपनी क्या करेगी जब भी एजीएम बुलाएगी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजेगी, ऑडिटर की रिपोर्ट साथ भेजेगी, डायरेक्टर की रिपोर्ट जो हमने पढ़नी है वो साथ भेजेगी। उसके बाद इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हमने पढ़ा था जो चेयरमैन होता है ना, वो बोर्ड के ऊपर रिव्यू देता है कि बोर्ड ने कैसे काम किया, तो चेयरमैन का रिव्यू भी साथ जाता है। और ये हर मेंबर को जहां जहां हमने नोटिस देना है ना उसके साथ साथ जाना चाहिए। और ये देखो यार फिर हमें वही बातें पका रहा है ना हमें कि ये 21 दिन पहले तुमने देनी है, तो यार हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों 21 दिन पहले देनी है, क्योंकि एजीएम का नोटिस 21 दिन पहले जाता है। तो ये सारा मलबा जो है नोटिस के साथ जा रहा है, तो यार नोटिस के साथ जा रहा है तो नोटिस हमने पढ़ लिया था, याद कर लिया था कि एजीएम का जो नोटिस होता है 21 दिन पहले जाता है, तो हम लाजमी तो बात है ना, अगर ये नोटिस के साथ चीजें जानी है तो 21 दिन पहले ही जानी है ना। समझ आ गई। और उसने कहा इसका रिकॉर्ड जो है तुमने रख लेना है इंस्पेक्शन के लिए, कि अगर कोई इंस्पेक्शन करने आता है उसको इंस्पेक्शन वगैरह भी करवानी है। लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, साइमल्टेनियसली, भेजने के फौरन बाद, साइमल्टेनियसली होता है क्विकली, उसी वक्त क्या करेगी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट के साथ वो क्या करेगी, 3 कॉपीज हार्ड में और इलेक्ट्रॉनिकली, इनको वो जो स्कैन स्कून भी करवाएगी, कमीशन को दे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज को दे। अजान हो रही है, मैं अजान सुन लो।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, उसके बाद यही कुछ था इसमें से याद करने वाला, वो बताएगा ये सेक्शन सिंगल मेंबर कंपनी पे भी अप्लाई नहीं होता, लेकिन क्या क्या अप्लाई नहीं होता, ये जो सेक्शन नंबर 4 और 5 अप्लाई होंगे, बाकी कुछ नहीं अप्लाई होगा। यानी कि सिंगल मेंबर कंपनी 1 साल की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी और उनकी ऑडिट भी करवाएगी। बाकी ये सब कुछ, अगर ये प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं हो रहा जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन है, तो सिंगल मेंबर कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि सिंगल मेंबर कंपनी है, एसएमसी है, तो कहता है ये उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। और एसएमसी क्या है, इसके ऊपर तो एक दिन भी लगा लिया था। अब तुमने सुन लिया ना कि आईसीएमए ने कह दिया था कि भाई पुराना जो है ना सिलेबस, उसके मुताबिक आपका पेपर लिया जाएगा। तो इसका मतलब मैंने एसएमसी करवाया, एसएमसी पुराने सिलेबस में है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज ये नहीं करना, कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम खुद करोगे, क्योंकि तुम अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो ना, तो ये सारे कंटेंट तुम खुद पढ़ोगे। ठीक है, वो कहता है कंटेंट वही होने चाहिए जो आईएफआरएस में है, आईएसएबी में है, तो इसको दफ़ा मत करो। ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। उसके बाद ये है डायरेक्टर रिपोर्ट। पहले उन्होंने बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, फिर सबसे पहले नोटिस, फिर उसके बाद उन्होंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनका ऑडिट हुआ हो वो वाली स्टेटमेंट नोटिस के साथ जाए, प्लस ऑडिट रिपोर्ट जाए, हो गया। अब तीसरी रिपोर्ट कौन सी नोटिस के साथ जानी चाहिए, डायरेक्टर रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या लिखेगा आगे बताएगा कि डायरेक्टर तुमने रिपोर्ट एक बनानी है कि पूरा साल तुमने क्या किया है। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कि हम अल्लाह की कसमें खाते हैं कि हमने पूरे साल में कंपनीज एक्ट को भी फॉलो किया है, आईएफआरएस को भी फॉलो किया है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो जो भी हैं उनको फॉलो किया है। ये रिटर्न में ना सारे मेंबर्स को दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, तो कहता है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करें, डायरेक्टर रिपोर्ट बनाए फॉर ईच फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर्स के लिए ऑफ द कंपनी। फिर वो कहता है सेक्शन नॉट बीइंग, फिर वो कहता है ये मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो कि प्राइवेट कंपनी जो कि 3 मिलियन, जिसका कैपिटल एक्सीड नहीं होता 3 मिलियन के लिए। अब ये जो एमसीक्यू में पूछ सकता है तुमसे कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर जिसका, यानी कि ऐसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनाएंगे जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन होता है, यानी कि 3 मिलियन से एक्सीड नहीं करता। बाकी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। कमीशन में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट सच क्लास और सच कंपनी पर पेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कमीशन जो है किसी भी कंपनी को कह सकता है कि उसके डायरेक्टर को कि आप भी ये सेक्शन को फॉलो करेंगे। बोर्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्होंने होल्डिंग कंपनी को कह दिया कि सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाना, तुमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। कंसोलिडेशन तुम पढ़ोगे अकाउंटिंग में जाके, और इस रिपोर्ट में अपने मेंबर्स को क्या प्रोवाइड करो, इंफॉर्मेशन वो सारी प्रोवाइड कर देना जो कंसोलिडेशन के ऊपर आईएफआरएस बोलते हैं। डायरेक्टर इन देयर रिपोर्ट शैल गिव द ग्रेटर एम्फसाइज टू द मैटर्स दैट आर सिग्निफिकेंट टू द अंडरटेकिंग। कहता है जब ये डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगे ना तो उन्होंने ये नहीं कहना मैं डायरेक्टर हूँ, मैं इस जात से हूँ, आप लोग मुझे जानते हैं ना, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। कहता एम्फसाइज होना चाहिए जब रिपोर्ट बनानी है कंपनी की सिग्निफिकेंट मैटर्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर किसी ने कंट्रावेंशन की तो लेवल 1 की पेनल्टी। उसके बाद डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, कंटेंट्स का मतलब कि ये बातें लाजमी उस रिपोर्ट में होनी चाहिए। डायरेक्टर रिपोर्ट जो कहता है मेक हो, अटैच हो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, हमें पता है, ऊपर पता चल गया था, ये सारी बात पता चल गया था। और डायरेक्टर रिपोर्ट क्या करे, स्टेट करे कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के हालात बताए। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टर शुड बी, उसमें उसके बाद कह दिया अफेयर्स एंड रिव्यूज ऑफ इट्स बिजनेस, द अमाउंट दैट द डायरेक्टर रिकमेंड शुड बी पेड बाय वे ऑफ। फिर उस डायरेक्टर रिपोर्ट में ये भी बताया कि हमने पूरे साल में क्या कमाया, क्या खाया, और आप हम आपको कितना डिविडेंड और क्यों कैसे दे रहे हैं, और डिविडेंड देने के बाद रिजर्व कितना बच जाएगा, वो सारी बातें बताए। फिर कहता है ये वाला सेक्शन उस प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है,
इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है, बाकी कंपनियों की बातें नहीं हो रही, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी हो। यानी कि प्राइवेट कंपनी तो उन्होंने निकाल ही दी ना, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका 3 मिलियन से बिलो कैपिटल है, उसकी तो डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं ना बनेगी, उसकी बात नहीं कर रहे, बाकियों की बात कर रहे हैं। मस्ट स्टेट, मस्ट स्टेट लाजमी बताए, कहता है जब भी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगे तो ये मस्ट स्टेट लाजमी ये बातें बताएंगे। कौन सी बातें भाई? नेम ऑफ पर्सन हु एट द टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर वर डायरेक्टर, कौन कौन पर्सन जो थे वो डायरेक्टर थे। प्रिंसिपल एक्टिविटीज, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फिर अगले पॉइंट में बताएंगे कंपनी काम क्या करती है, इस काम में क्या हमने प्रोग्रेस की और कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया इस साल के अंदर। डिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल रिस्क क्या थे, जैसे आजकल डायरेक्टर जो है ना वो सब लोग जो हैं कंपनी में लिख रहे होंगे कोरोना आ गया सी। ठीक है, इस पॉइंट में प्रिंसिपल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज फेसिंग बाय द कंपनीज। तुम कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देख लेना, आजकल हर कोई कोरोना के पीछे छुप रहा है। टैक्स वाले भी जो है ना क्लाइंट्स कोरोना के पीछे छुप रहे हैं कि पूरे साल हमने कुछ नहीं कमाया, हालांकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी जाए तो डबल कमाई की हुई है दुकानदारों ने पिछले साल की निस्बत। तो इसी तरह कंपनीज भी बताएंगी कि क्या अनसर्टेनिटीज हमने परफॉर्मेंस के दरमियान देखी, क्यों हमारी परफॉर्मेंस लो है या क्यों हमारी परफॉर्मेंस हाई है। बजाय रिस्क भी है लेकिन रिस्क के होते हुए वो रिकग्नाइज करवाएंगे, देखें हमने कितनी परफॉर्मेंस की है। एनी चेंजेस दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कोई चेंज तो नहीं आई किसी मैटर में जो कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान कोई ऐसी मेजर चेंज तो नहीं आई जैसे सब्सिडरी ले ली या डिस्पोज ऑफ कर दी, ये सब बातें। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन रिगार्ड टू एनी कंटेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, फिर बताएंगे कि यार जो हमने किया ना सही किया, ऑडिटर रिपोर्ट भी आपको भेज रहे हैं और उसकी जो है देखे हमने जो भी काम किया ऑडिटर ऑडिट वाले भी वो बात बयान कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द पैटर्न ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर, फिर ऑडिट डायरेक्टर्स जो होंगे वो पूरी कंपनी के स्ट्रक्चर को बताएंगे कि इसमें कितने कितने परसेंट के जो शेयर्स हैं, क्या पैटर्न है शेयर होल्डिंग का, किस पर्सन के पास मेजोरिटी के शेयर्स हैं। फिर नेम एंड कंट्री ओरिजिन ऑफ द होल्डिंग कंपनी, अगर इसकी कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसका नाम बताएंगे सच एज फॉरेन कंपनी वगैरह। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर इस साल में कितनी कमाई की है। ईपीएस का पता है ना यार, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पूरी इनकम स्टेटमेंट के एंड पे जब टैक्स लेस किया जाता है ना और इंटरेस्ट लेस किया जाता है तो आ जाती है अर्निंग, कमाई। उस कमाई को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाती है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस बताएंगे कि कितनी थी हमारी ईपीएस इस साल, एक शेयर के ऊपर कितनी कमाई की है। डिविडेंड पर शेयर होता है डीपीएस, कि एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड पे करने जा रहे हैं। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर के ऊपर अगर आप कमाई देखना चाहते हैं तो कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देख लें, रीज़न अगर लॉस हुआ है तो रीज़न बताएं क्यों हुआ है लॉस, और फिर आगे बताएं कि फ्यूचर में डायरेक्टर क्या सोच रहा है, कि क्या फ्यूचर में भी लॉसेस होंगे कि प्रॉफिट होगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन बताए कि अगर कोई डिफॉल्ट किया है ना, इसके ऊपर कंपनीज बहुत सख्त होती हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट किया है ना तो डायरेक्टर रिपोर्ट में भी डायरेक्टर एक्सप्लेन करेगा कि क्या वजह थी जिस वजह से हमने फलां डेट की या किसी की पेमेंट जो है उसमें डिफ़ॉल्ट किया। कमेंट्स बताए, मटेरियल चेंजेस, कमिटमेंट्स, सब कुछ बताए। देखा, डायरेक्टर बनना सौखी बात नहीं है, ये डायरेक्टर नहीं लिखेंगे यार, डायरेक्टर तो लिखवा लेंगे, है ना। कुछ डायरेक्टर तो अंगूठा छाप भी होते हैं ना, वो कहते हैं बस साइन करवाओ हमसे है ना। ये डायरेक्टर खुद नहीं लिखेगा, अगर लिखना पड़ जाता ना तो पाकिस्तान में कोई डायरेक्टर ही ना रहता। तो ये हम जैसे लोग लिखते हैं यार, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट हम जैसे लोग लिखते हैं और वो बस एंड पे लिख देते हैं आपका प्यारा दुलारा डायरेक्टर। और ये सारी बातें देख लेना, पढ़ लेना यार,
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, होल्डिंग कंपनी को कहा गया कि तुम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे। ओके, ये पढ़ लेना सारा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ाओगे बनाओगे। और कहते जी बाज़ दफ़ा होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर और सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर मैच नहीं हो रहा होता, तो इधर तुम रिक्वायरमेंट पढ़ोगे कि होल्डिंग कंपनी को कहा गया है कि अपनी सब्सिडरी कंपनी को फोर्स करे कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ईयर मेरे ईयर के साथ मैच करो, और उसकी अप्रूवल वगैरह भी तुम्हें बताएगा। ठीक है, अब तुम माशाल्लाह सियाने हो गए हो, तुम पढ़ लोगे। फिर उसके बाद कहता है जी वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी का एक्सीड हो जाता है, अगर फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सीड हो जाता है 90 डेज से ज़्यादा, पहले तो उसने कहा ना कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ़र्क है सिर्फ 90 दिनों का, तो सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी हुक्म देगी सब्सिडरी को कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी क्लोज कर दो और अभी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हमें दे दो। लेकिन कहता है जहाँ पे ये साल जो है, ये पीरियड जो है, ये पीरियड जो है 90 दिनों से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसका भी बताएगा कि वहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा हमें इंटरम क्लोजिंग दे दो। इंटरम क्लोजिंग का मतलब 6 माह की क्लोजिंग दे दो या 9 माह की क्लोजिंग दे दो। ठीक है, 90 डेज 6 माह की होगी, फिर 6 माह की क्लोजिंग दे दो, इंटरम क्लोजिंग, उसी को अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बना लेना। ये बिल्कुल ईजी है यार, पढ़ना तुम पढ़ के देख लेना। इसमें जो सेक्शन है ना जो आईसीएमए के डेटा बैंक में पड़ा है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा। फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, वही बात जो मैंने तुम्हें ऊपर बताई कि इन दोनों का एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट नहीं तो होल्डिंग को कहा है कि अपनी सब्सिडरी का जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो मैच करें। अच्छा जी, उसके बाद कहता है राइट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, ये भी सेक्शन फजूल सा है, पढ़ लेना एक बार। मैं उस सेक्शन की तरफ जाना चाहता हूँ जो उसमें से इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मुदारबा, मुदारबा हमने पढ़ना है ना, वहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी कह रहा है कि अपने उस्तादियों से पढ़ लेना मुदारबा, फिर तुम्हें समझ आएगा। मुदारबा एंड फ्लोटेशन ऑर्डिनेंस 1980 वाला, तो ये वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी छोड़ देना चाहना किसी ने। अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन अप्रूव करेगा, कौन ऑथेंटिकेट करेगा, ये लाजमी याद रख लेना। ये एमसीक्यू में पड़ा हुआ है ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकल पॉइंट है और ये आईसीएमए ने भी नहीं छोड़ा। ये यार सब लोग वीआईपी पॉइंट है ये वाला, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन ऑथेंटिकेट करेगा और कौन इसको अप्रूव करेगा। ये सब लोग पढ़ लेना इसको। वो बोलेगा कि जी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो बोर्ड में से चीफ एग्जीक्यूटिव और एटलीस्ट वन डायरेक्टर, फिर बोलेगा अगर कोई डायरेक्टर नहीं मिलता तो अगर ये देखो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं ना मिलता, सीईओ नहीं मौजूद पाकिस्तान में या कहीं गया हुआ है, तो बोलेगा कि कम से कम 2 तो डायरेक्टर मौजूद है ना वो साइन करें। ओके, तो ये लाजमी तुमने करना है सर। ये हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता है हमें कि रजिस्ट्रार को भी तो फॉरवर्ड करनी है, कर देंगे फॉरवर्ड। कौन सी मुसीबत आ गई है, किधर गया यार वो पॉइंट, राइट। हाँ ये वाला पॉइंट, ये आईसीएमए के डाटा बैंक में पड़ा हुआ है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनीज,
कि लिस्टेड कंपनीज जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाती हैं, लेकिन क्वार्टरली भी बनाया करेंगी। क्वार्टरली का मतलब हर 3 माह बनता है ना, 3 माह के बाद ये बनाया करेंगी। इसको पढ़ लेना कि एवरी लिस्टेड कंपनी शैल प्रिपेयर द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन द पीरियड ऑफ, जो 3 माह की है, 3 माह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, जैसे मार्च तक है, मैं तुम्हें बताऊं, पहली लाइन में कहेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना मार्च वाली, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना मार्च वाली, वो कब तक तुमने बना के देनी है, वो बताएगा अप्रैल के एंड तक। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक एक क्वार्टर बनता है। तो ये कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए, कहता जी ये बननी चाहिए 30 अप्रैल होता है ना, विद इन 30 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर। ठीक है, ये बात लिखी हुई है वहाँ पे, ये देखो, पहले क्वार्टर की, फर्स्ट और थर्ड की, यानी कि यार पहला क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, पहला क्वार्टर यानी जनवरी से लेकर मार्च की जो स्टेटमेंट है वो 30 अप्रैल को, और थर्ड क्वार्टर की स्टेटमेंट, थर्ड क्वार्टर कहाँ से शुरू होगा, जुलाई से, जुलाई 1 से लेकर ना, जुलाई 1 से लेकर ये जाता है नवंबर तक है, सितंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ सितंबर तक। तो ये जाता है पीरियड 30 सितंबर तक, और इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है इन 3 माह की, वो कब बनानी है, 30 दिन के अंदर, यानी कि इसका डेडलाइन पीरियड है सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर। ठीक है, 30 दिन, 30 सितंबर ही होगा यार, अब तारीख का झगड़ा ना पड़ जाए यहाँ पे, 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर होगा फिर, 30 दिन बोले हैं ना, तो 30 अक्टूबर होगा। अच्छा, बाकी ये 2 क्वार्टर, ये क्वार्टर 1 है और ये क्वार्टर 3 है, तीसरा क्वार्टर। अब दरमियान वाले क्वार्टर का क्या करेगा, दरमियान वाले क्वार्टर में ना जो क्वार्टर होता है वो यार, वो क्वार्टर कहता है 6 माह का बनाना है तुमने, सेमी एनुअल। ठीक है, 60 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ सेकंड क्वार्टर ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। और जो सेकंड क्वार्टर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है ना, और वो होती भी सेमी एनुअल है, जो सेकंड क्वार्टर की बनानी है, सेकंड क्वार्टर का मतलब होता है अप्रैल से लेकर 30 जून तक। वो कहता है ये जो स्टेटमेंट बनानी है ना, इसको बनाने के लिए 60 डेज का टाइम है, 60 दिनों का, यानी कि ये तुमने बनानी है जुलाई और अगस्त, 30 अगस्त तक। ठीक है, 30 अगस्त तक जो है ना ये स्टेटमेंट बना लेनी चाहिए। इसीलिए अकाउंट वाले, जो लिस्टेड कंपनी के अकाउंट वाले होते हैं ना, वो बड़े बिजी रहते हैं, है ना। और एंड पे, एंड वाला क्वार्टर नहीं बताया, वहां पे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी जानी है ना, जो लास्ट वाले 3 महीने हैं उसकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी जानी है, उसकी तो पूरे साल की स्टेटमेंट बन जानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना। अब मैं आता हूँ मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ। तो यार आज मैंने इसको ख़त्म कर दिया कंपनीज एक्ट को, ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होंगे, ये जो सेक्शंस होंगे, ये इनको एक नज़र पढ़ लेना और फोकस रखना अपनी तैयारी के ऊपर, और वैसे वैसे ही चलना जैसे जैसे मैंने तुमको बताया है कि कहाँ से कितना एरिया तुमने उठाना है। तो मैं आपके क्वेश्चन देख लूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना वो वहाँ से होगा, मुदारबा होगा या एनबीएफसी होगी, और वो बड़े प्यारे और बड़े अच्छे लेक्चर हैं, वो उनमें से पेपर आना ही आना। आईसीएमए का कोई पेपर उठा के देख लो, पास्ट पेपर उठा के देख लो, या ऑनलाइन का पेपर उठा के देख लो, तो एनबीएफसी से पेपर आता ही आता है, या मुदारबा से पेपर आना ही आना है तुम्हें। सर प्लीज़ ऐड मी दैट चैनल नोट्स। अच्छा, मैंने आपको मैसेज किया था ना कि उस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे और नोट्स भी दे देंगे। इसके बाद और किसी का क्वेश्चन,
मिलेगी जल्दी इंशाल्लाह, सबको मिल जाएगी डिग्री, हमें भी मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल से मतलब ये कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एजेंट अपना नाम लिखेगा, ये शो नहीं करवाएगा कि ये किसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सीएफओ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनी का कोई मैनेजर अपना नाम ले लेता है, लेकिन वो ये शो नहीं करवाता कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी के लिए किया है, इसको कहते हैं अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। सर पार्लियामेंट में भी बदतमीजी की पेनल्टी, यार वो देखो कानून साज कंपनी है ना हमारी पार्लियामेंट, उसने अपने लिए शायद कोई कानून नहीं बनाया ऐसा कि यहाँ पे जिसने हुल्लड़बाजी की तो उसका हम क्या करेंगे। वो तो जब इतने वो बेवकूफ़ लोग हैं कि जब बजट पेश किया जाता है तो वहाँ पे सियासत शुरू हो जाती है, गो नवाज नो गो इमरान गो, तुम्हारा तो सत्यानाश। तो यार ये बातें नहीं होनी चाहिए। वो उन लोगों को सीरियसली ये मैटर लेने चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस जो है, बजट जो होता है पूरे मुल्क का ये परफॉर्मेंस होती है कि कैसे हमने अगले साल अपनी इकोनॉमी को लेके चलना है। तो लोगों की पार्लियामेंट देखें, होती हैं कुछ ऐसे मुल्क भी बताते हैं फिर जी ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा दूसरों, यार आप उनकी एग्जांपल ना लें, उन लोगों की लें जो कि अच्छी तरह मुल्क को मैनेज कर रहे हैं। तो यार दफ़ा करो उन लोगों को, मैं बात ही नहीं करना चाहता इसके ऊपर, आप एक्ट पढ़ें मुझसे। Sir, tax authorities audited financial statements are required to be submitted for every financial year regardless of। नहीं यार उसने कहा, देखो उसने कहा कि जो प्राइवेट कंपनीज है ना, जो प्राइवेट कंपनीज हैं अपने मेंबर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगी नोटिस के साथ, और जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से बिलो है। हाँ, टैक्स अथॉरिटीज अगर क्लेम कर रही हैं इनसे तो वो टैक्स ला की बात है यार, वो टैक्स की बात है। मैंने बताया ना यहाँ पे पर्सन का मतलब है इंडिविजुअल, मैं और तुम जो लेज खाते हैं पानी पीते हैं, लेकिन टैक्स में पर्सन का मतलब है 5 लोग। वो टैक्स की बातें हैं, वो दूसरा लॉ है। ये लॉ पढ़ रहे हैं हम, कंपनी लॉ। अगर कंपनी लॉ कहता है ना कि 1 मिलियन वाली प्राइवेट कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका ऑडिट नहीं करवाएगी या अपने मेंबर को नहीं भेजेगी तो नहीं भेजेगी, ठीक है। तो लेकिन अगर टैक्स लॉ वाला मांगता है तो फिर उसको देनी पड़ेगी। ये किसने पूछा? गियास तारिक। क्लियर हो गया गियास? आपकी साइड पे नेट का इशू है सर? मेरी साइड पे नहीं, मैंने अपना नेट जो है ना बड़ा मरम्मत करवा लिया भाई। नेट अल्लाह का शुक्र है मेरा ख़राब नहीं, मेरी अपलोडिंग स्पीड 10 MB आ रही है अब, और मैं अपलोडिंग यूज़ करता हूँ, तुम लोग डाउनलोडिंग यूज़ करते हो। सर प्लीज़ आज की और कल की, हाँ आज ही मैं भेजूंगा इंशाल्लाह। सर इस एक्ट को कितना प्रिपेयर करें? बताया तो था उस दिन कितना प्रिपेयर करना है, कि कहाँ से क्या करना है, वो जाके लेक्चर सुन लो। इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट होता है। ऑडिट जो है ना इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लाजमी नहीं है कि लिस्टेड कंपनी करवाए, ठीक है, कहीं कोई प्रोविजन ऐसी नहीं मिलती। लेकिन लिस्टेड कंपनीज सुवाबन सुवाबन ये काम करवा रही होती हैं कि इन लोगों को हमारा जो है ना, इन लोगों को जो हम कर रहे हैं, इन लोगों को श्योरिटी हो जाए, इन लोगों को तसल्ली हो जाए कि हमने वाकई ये इतना काम किया, ठीक है। तो वो सवाबन ये काम करवा लेते। यस क्लियर। सर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टर 3 में 30 अगस्त होना चाहिए। नहीं, क्वार्टर 3 में नहीं, क्वार्टर 2 में जो दूसरे क्वार्टर की है ना उसमें 30 अगस्त है। आपके लेक्चर पोर्टल पर कब? यार मुझे तो नहीं पता कि पोर्टल है क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे लेक्चर कहाँ पे जाते हैं। मुझे बस ये पता है कि मैंने यहाँ पे आके बोलना है। ये आप अपने कैंपस वालों से ही और आईटी की मदद लें, मुझे नहीं पता चलता, ये रिकॉर्ड भी हो रहे हैं इवन कि मुझे कुछ भी नहीं पता इसका। सर जी आवाज़ आ रही है, और सर काइंडली सर कल वाले लेक्चर, हाँ मैं लाजमी लाजमी अब ये लेक्चर मैं क्लोज़ करता हूँ ना तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ।
थैंक यू, ये भी हो गया। तो यार आप सब लोग ख्याल रखिएगा अपना। हमने बहुत मेहनत की है इस लॉ के ऊपर, ख़ासकर मैंने तो दिन रात एक किया आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह सब लोग आप लोग पास होंगे, लेकिन आप लोगों ने बड़ी मेहनत करनी है। ये नहीं कि बस आराम से बैठ जाना है, आप मेहनत करनी है और पहली अटेम्प्ट में पास होके दिखाना है। मैं इतने मैसेज पढ़े हैं ना मेरे व्हाट्सएप में मेरे बच्चों के, जो कहते हैं हम पहली अटेम्प्ट में पास हुए हैं। तुम भी इंशाल्लाह पेपर देना और पहली अटेम्प्ट में निकलोगे। ये कोई ऐसा, अकाउंटिंग से आसान है ये लॉ। और याद रखना ये तुम्हारे खून में शामिल है। ये मैं ऐसे बच्चे को समझा देता हूँ, ये तुम्हारे खून में शामिल है। तुमसे तुम्हारे घर वाले भी नहीं पूछेंगे कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। हाँ, अगर कोई लॉ की बात है ना, वो तो तुम आलू प्याज भी खरीदने जाओगे ना तो अगले बंदे तुमसे पूछ लेंगे सर टैक्स का क्या मैटर है आजकल। ठीक है, तो ये टैक्स जो है और ये लॉ जो है ना तुम्हारे खून में शामिल है। तुम्हारे अमीर अमीर रिश्तेदार तुम्हें फ़ख्र से पूछेंगे यार मैंने कंपनी रजिस्टर करवानी है, क्या क्या प्रोसीजर है। फिर वहां पे तुम मुंह देखोगे कि अगर उसको तुमने जवाब ना दिया। तो इसलिए ये जो लॉ है, ये जो लेक्चर्स हैं, इनको अच्छी तरह सुनना। सुनने से ही इंशाल्लाह तुम्हारे 60 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जो हैं 40 नंबर, उसका हल मैंने तुम्हें बताया हुआ है एक लेक्चर में। वो कैसे लेने हैं वो लेक्चर लाजमी सुन लेना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।